चलो, लिंक भी शेयर करना है क्या? ग्रेविटेशन क्या होता है? हाँ, ग्रेविटी का इफेक्ट ग्रेविटेशन कहलाता है। और कोई? हाँ, चैप्टर तो है ही। आज बताओ तुम कुछ। हाँ, नहीं। ग्रेविटेशन क्या होता है, लिखो चलो। इट इज द फिनोमेना इन विच, लिखो चलो। इट इज द फिनोमेना इन विच एनी टू मास अट्रैक्ट ईच अदर। इट इज द फिनोमेना इन विच एनी टू मास अट्रैक्ट ईच अदर। समझ गए बच्चों? कोई भी दो मास अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। अट्रैक्ट ही क्यों करता है, रिपल क्यों नहीं करता? मर्जी नहीं भाई, कुछ तो होगा। अट्रैक्ट ही क्यों करता है, रिपल क्यों नहीं करता है? हाँ, नहीं नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्यों होता है। वो तो मैं समझ गया ना, अट्रैक्ट ही क्यों करता है? उसके अंदर ऐसी क्या चीज होती है कि अट्रैक्ट करता है? हाँ, कोई बताइए बताइए बताइए। बच्चों, अट्रैक्ट ही क्यों करता है, रिपल क्यों नहीं करता? बड़ा क्वेश्चन है। कोई भी नहीं बताएगा? अच्छा, बताना है आपको कि कोई भी प्लेनेट अट्रैक्ट क्यों करता है। आर्यन, कोई भी प्लेनेट अट्रैक्ट ही क्यों करता है, रिपल क्यों नहीं करता है? हम्म, ठीक है, चलो। बच्चों, इसका रीजन आज तक नहीं पता है। इसका रीजन आज तक नहीं पता है कि वाई टू प्लेनेट अट्रैक्ट ईच अदर। इसका एक्सप्लेन करने का ट्राई किया था आइंस्टीन ने, ठीक है ना। उन्होंने स्पेस कर्व थियरी दिया था। तो उन्होंने बताया था, जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाई पड़ते हैं आपको। फिर इस तरह उसके ऊपर एक बॉल रखते हैं, कोई जैसे मान लीजिए, हाँ, चादर वगैरह ले लिया, उसको चारों कोनों से टाइट पकड़ लिया, बीच में एक बॉल रख के फिर एक गेंद को छोड़ा। ऐसा कुछ थियरी, स्पेस कर्व का थियरी आइंस्टीन ने दिया था इसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन वो थियरी भी रिजेक्ट हो गई। तो आज तक कोई भी थियरी इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है कि ये अट्रैक्ट ही क्यों करते। कोई थियरी नहीं है। सबसे पहले बोला गया कि एक परी होती है जो प्लेनेट को पीछे से धक्का देती है। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा। ग्रेविटेशन सबसे पुरानी फिजिक्स है, समझ में आया? अरे समझो, ग्रेविटेशन सबसे पुरानी फिजिक्स है। ग्रेविटेशन के पहले फिजिक्स कभी भी इक्वेशन के फॉर्म में नहीं पढ़ी जाती थी। लोग जानते थे लाइट है तो है, साउंड है तो है, उसकी इक्वेशन बनाने की क्या जरूरत है, उसमें मैथ लाने की क्या जरूरत है। तो ग्रेविटेशन के पहले जितने भी फिजिक्स थी, वो बस ऐसे ही थी, मतलब नॉर्मल, उसमें कोई भी मैथमेटिकल मॉडल नहीं था। यहीं से फिजिक्स की स्टार्टिंग हुई थी। यहीं से इंसान सोचना शुरू किया था, ठीक है। तो सबसे पहले बताता हूँ आपको कि फिजिक्स का स्टार्टिंग कैसे हुआ। यहीं से हुआ, मतलब ये समझ सकते हैं कि सबसे पहला चैप्टर जो इंसान सोचना शुरू किया था। तो एक इंथुजियास्ट थे, टाइको ब्राहे नाम था उनका। इनको प्लैनेट्स को देखने का बहुत शौक था, टाइको ब्राहे को। तो इन्हें बहुत रईस आदमी थे, रिच पर्सन थे। आइलैंड हायर किया, अपने कुछ शिष्यों को लिया, आइलैंड पे रहने लगे। और फिर वो दूरबीन से डेली देखते थे नाइट को, स्काई को, और उसको लिखते थे एक पेज पे कि ये डेट, ये टाइम, ये वाली चीज यहां दिख रही है। ऐसे लिखते लिखते इनको 40 साल बीत गए, 40 ईयर्स। 40 साल तक डेली उन्होंने स्काई को देखा। मोटिवेशन सोचो उनका क्या रहा होगा, ठीक है ना। जॉबलेस, उनको जॉब करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके जितनी भी चीजें थी, पैसा बहुत था, आइलैंड हायर किया था। तो ठीक है, 40 साल तक ये, बताओ, अपनी जिंदगी का मकसद खोजते रहे। और 40 साल तक उन्होंने बुक लिखा है, ठीक है ना, रोज लिखते थे कि ये वाली चीज यहाँ दिख रही, यहाँ दिख रही, जो पैटर्न बनते थे, जो रिपीटिशन होते थे, सब लिखते थे। लिखते लिखते उनका शरीर 40 साल बाद शांत हो गया, ठीक है ना। मतलब वो चले गए, इस दुनिया से चले गए, ठीक है। 40 साल बाद वो
40 साल बाद वो चले गए, तो उन्हीं लोगों में से एक उनका शिष्य था, प्यूपिल था, केपलर। केपलर केपलर्स लॉ पढ़े हैं ना, कभी सुना होगा केपलर्स लॉ। तो उन्हीं लोगों में से, इनके शिष्य में से एक था केपलर, ठीक है ना। तो केपलर मैथ्स अच्छा जानता था, तो केपलर ने बोला गुरु जी की मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे, हम कुछ करेंगे। तो उसने इसको पढ़ना शुरू किया, और सबसे पहले पूरे फिजिक्स का पहला लॉ केपलर ने दिया। पूरे फिजिक्स का पहली बार, पूरे फिजिक्स में पहला लॉ किसने बनाया? केपलर ने बनाया। और जब केपलर की ये थियरी न्यूटन के पास पहुंची, तो न्यूटन बहुत सरप्राइज हुए, अरे ऐसे भी कोई सोच सकता है क्या? तो न्यूटन भी एक कमाल के मैथमेटिशियन थे। तो फिर न्यूटन ने क्या किया, पूरा कैलकुलस का ब्रांच बना दिया मैथ में, ठीक है। पूरी जो आप फर्स्ट बुक पढ़ते हैं ना 11वीं की, न्यूटन ने पूरी बना दी। तो फर्स्ट बुक पूरी बना दी, उसके बाद कोई उनसे पूछा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो उसके लिए फिर क्या किया, पूरा कैलकुलस, पूरा फंक्शन सब बना दिया। प्रिंसिपिया ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस के जनक भी न्यूटन है, ठीक है। फिर प्लैनेट से लाइट आने वाली में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो उसके लिए उन्होंने पूरे रे ऑप्टिक्स का एक ब्रांच बना दिया। कॉर्पस्कुलर थियरी नामक उनकी बुक है, आज भी सबसे ऑथेंटिक बुक है। तो जितना भी रे डायग्राम आप लोग पढ़ते हैं, सब न्यूटन का दिया हुआ है। जितना आप लोग कैलकुलस पढ़ते हैं, सब न्यूटन का दिया हुआ है ज्यादातर। डेवलपमेंट क्या, समझ रहे हो कि नहीं? एक अकेले इंसान ने, बात नहीं अलग अलग बिठा दूंगा अभी, एक अकेले इंसान ने जिंदगी खराब करके रख दी, मतलब सारे डायमेंशन में गया हो, समझ रहे हो कि नहीं? मतलब मैकेनिक्स बनाया, मैथ में भी गया, ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ डेवलप किया, लाइट में भी गया, यहां तक कि थर्मल में, अगले चैप्टर में देखना, अगले मतलब बुक में, नेक्स्ट बुक में, वो थर्मल के अंदर भी चला गया, अपना लॉ दिया। वेव के अंदर भी चला गया, इंसान वहां भी नहीं माना, वो बायो के अंदर भी चला गया। बायो के अंदर हेरिडिटी में, कि कौन सा ट्रेट कौन सी जनरेशन में दिखाई पड़ेगा, वहां भी न्यूटन चले गए। न्यूटन ने अपना लॉ दे दिया, समझ रहे हो? तो ये मतलब मेन जो दोषी थे न्यूटन, एक बम थे, समझ रहे हो, दिवाली में। तो उसको चिंगारी, गधे, तो उसको चिंगारी मारने की जरूरत होती है कि नहीं? तो बम में भाई, जैसे दिवाली में बम जलाए, चिंगारी लगाने की जरूरत होती है। तो वो किसने किया था, वो काम किसने किया था? केपलर ने किया था, ठीक है ना। तो चलिए केपलर्स लॉ लिखिए, इसी को पढ़ते हैं हम लोग। हेडिंग डालिए केपलर्स लॉ, फिजिक्स का सबसे पहला लॉ, केपलर्स लॉ। और एक बात देखो, केपलर्स लॉ, अच्छा लिखो पहले, लिखो इट इज अबाउट प्लेनेटरी मोशन, इट इज अबाउट प्लेनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ, इट इज अबाउट प्लेनेटरी मोशन, इट इज अबाउट प्लेनेटरी मोशन, ठीक है। इट इज अबाउट प्लेनेटरी मोशन, ठीक है बच्चों। इन्होंने प्लैनेट्स के बारे में अपने लॉ दिए थे। तो पहला लॉ इनका था लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है ना। पहला लॉ इनका था लॉ ऑफ ऑर्बिट, इसके बारे में लिखो। एवरी प्लैनेट, तीन लॉ दिए थे इन्होंने। तो पहला लॉ था, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको 9th में, पहला लॉ था लॉ ऑफ ऑर्बिट। लिखे एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, every planet revolve around the sun in an elliptical orbit, in an elliptical orbit, having the sun, every planet revolve around the sun in an elliptical orbit, having the sun, having the sun, elliptical, ellipse नहीं जानते आप लोग? ellipse, elliptical orbit, every planet revolve around the sun in an elliptical orbit, having the sun, having the sun at one of its foci, having the sun at one of its foci, प्लूरल फोकस का, ठीक है बच्चों। इलिप्स आपने सब लोगों ने देखा है। अरे कोनिक सेक्शन किस क्लास में है, 11th में या 12th में? 11th में ना। तो कोनिक सेक्शन के अंदर इलिप्स तो देखा होगा ना, जिनका मैथ है, इसकी इक्वेशन क्या होती है? नहीं पता? कोनिक सेक्शन अभी नहीं पढ़ेगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो बच्चों, इधर ध्यान दो। कोई भी प्लेनेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, और सन हमेशा, देखो एक इलिप्स का दो सेंटर होता है, ठीक है ना। तो दो सेंटर में से सन किसी न किसी सेंटर पे होता है, और प्लैनेट उसके चारों तरफ घूमते रहता है, समझ में आया? तो बच्चों एक बार ये प्लैनेट जो है सन के पास आएगा, और एक बार सन से दूर जाएगा, ठीक है ना। परफेक्ट सर्कुलर पाथ नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे ये कोई पूछे कि सबसे पहले ये किसने बताया था कि प्लैनेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, केपलर ने बताया था।
इलिप्टिकल में ही क्यों घूमते हैं? इलिप्टिकल में ही क्यों घूमते हैं? वो भी नहीं पता, सही बात है। रीजन देखो, फिजिक्स में जहां जहां लॉ है, फिजिक्स में लॉ खत्म कर दिया मैंने। फिजिक्स में जहां जहां बच्चों लॉ है, ठीक है ना, जहां जहां लॉ है उसका एक गधो। फिजिक्स में जहां जहां, अभी अलग बिठाऊंगा मैं, अगर बात करते हो पाएगा दोबारा तो, जहां जहां लॉ है उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे न्यूटन्स लॉ, तो मानोगे क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट नेचर में है, मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं नेचर में जो उस फॉर्मूले पे खरे उतरते हैं। अदरवाइज उसका कोई प्रूफ नहीं है। जैसे कोई पूछे तुमसे कि इलिप्टिकल में क्यों घूमते हैं, तो कोई वाहियात सा लॉजिक देगा एक, कि हाँ आगे पीछे वाले ग्रेविट जो प्लेनेट होते हैं ना उनका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, लेकिन वो लॉजिक नहीं है। ठीक है ना, तो सबका पाथ अलग अलग होना चाहिए, फिर सबका पाथ एक जैसा क्यों होता है? तो वो लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। तो हमेशा जहां भी लॉ है फिजिक्स में, वहां एक्सप्लेन करने मत लग जाना कि मैं एक्सपर्ट, बोल देना किसी को नहीं पता। यही तो चैलेंज है कि तुम इसको खोजो तो तुम्हारा नाम डाल देते हैं यहाँ पे कि इन्होंने एक्सप्लेन किया था। देखो ये सबसे पहली बार, जैसे सबसे पहले क्या बनाया था कि पूरी दुनिया की सेंटर, मतलब पूरे यूनिवर्स का सेंटर क्या है? अर्थ है। और सन और पूरा यूनिवर्स अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है ना। और बाइबल में आज भी लिखा है, हाँ पता है ना तुम्हें, हाँ जीसस वाली, उसमें आज भी कुछ बात ध्यान दो, उसमें आज भी लिखा है कि अर्थ पूरे यूनिवर्स का सेंटर है और पूरा यूनिवर्स अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। दूसरी बात, बाइबल में आज भी लिखा है कि अर्थ फ्लैट है। सरप्राइजिंग, ठीक है ना। मैं ये बात बता रहा हूं, तुम्हें कभी कोई मिलेगा तो जो तुम्हें नीचा दिखाएगा तो कुछ बातें आप बता सकते हो उसको। हाँ, वो मानते हैं फ्लैट, हाँ ठीक है ना। अब तो पता चल चुका है खैर कि फ्लैट नहीं है यार, ठीक है ना। सुनो एक बात, सबसे पहले, एक बात ध्यान दो, सबसे पहले कॉपरनिकस नामक एक व्यक्ति था जिसने सबसे पहले ये बताया था कि जैसा आप लोग सोचते हैं वैसा नहीं होता है, सन के चारों तरफ अर्थ घूमता है, कॉपरनिकस ने बताया था। तो जब कॉपरनिकस ने बताया था तो इसको बकायदा जेल में डाला था वहां के राजा ने। कॉपरनिकस ने, सुनो ध्यान से, कॉपरनिकस ने जब इस बात को बताया था तो वहां का जो राजा था उसको जेल में डाला था और प्रताड़ित किया था। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि क्या हुआ, बताओ, टर्बुलेंस क्यों? देखो, वहां का राजा था, क्या हुआ तुम लोगों को? बात करते दोबारा कोई भी पाया जाएगा 1.5 मिनट चेयर। नहीं, बाइबल में, बाइबल के हिसाब से, लेकिन अर्थ ऐसा नहीं है, अर्थ सेंटर सन का नहीं है, ये तो प्रूवन फैक्ट है। हाँ मतलब ये, बाकी ठीक है आपका जो कहना है कि भाई जो यूनिवर्स इनफाइनाइट है उसका सेंटर कहाँ है हम पता नहीं कर सकते, लेकिन अर्थ और सन के रेस्पेक्ट में ये बात हम कह सकते हैं। इनसे पहले भी गैलीलियो ने ये बात बताया था, ठीक है, लेकिन इंडियन को नहीं माना जाता है। कॉपरनिकस की बात को माना जाता है। तो आज भी अगर आपसे वही पूछेगा कि ये सबसे पहले किसने बताया था कि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो कॉपरनिकस ने बताया था। तो कॉपरनिकस जब बताए थे तो उस समय जैसे धर्म गुरु होते थे ना राजा के ऊपर, उनका शासन हुआ करता था। तो ये लोगों से जब बताता था कि ऐसा नहीं है, ये लोग गलत लिखे, गलत बोले हैं, तो राजा तक बात पहुंच गई, तो उन्होंने बोला कि आपके राज्य में कोई ऐसा है जो धर्म के खिलाफ जा रहा है, तो इसीलिए इनको जेल हुआ था कॉपरनिकस को। हाँ ठीक है ना बच्चों, ये क्लियर है? फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ लिखो। सेकंड लॉ लिखो, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया, इसके बारे में लिखो। सेकंड लॉ के बारे में, लॉ ऑफ एरिया, एरिया सबटेंडेड बाय द प्लैनेट, देखो लॉ ऑफ एरिया में, एरिया सबटेंडेड बाय द प्लैनेट, एरिया सबटेंडेड बाय द प्लैनेट at two different location, area subtended by the planet at two different location in equal time interval, in equal time interval is equal, area subtended by the planet at two different location in equal time interval is equal, in equal time interval is equal, ठीक है बच्चों। एरिया सबटेंडेड बाय द प्लैनेट एट टू डिफरेंट लोकेशन इन इक्वल टाइम इंटरवल इज इक्वल, ठीक है, इज इक्वल, ठीक है। देखो चाहिए इधर ध्यान से, अर्थ को, पीयू बताओ,
अर्थ को सन का एक रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाने में कितना टाइम लगता है? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, 365 डेज 5 आवर 42 मिनट्स, यानी 365 डेज 6 आवर। यही 6 6 घंटे 4 बार जुड़ के लीप ईयर होता है, ठीक है ना, 6 घंटे ज्यादा होता है। तो जैसे मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ ने 10 दिन का इंटरवल में लेता हूं, 10 दिन में मान लो अर्थ मूव किया ए से बी, ध्यान से समझना है इसको। 10 दिन में अर्थ मूव किया ए टू बी, ठीक है बच्चों, तो ये सन के साथ एक एरिया बनाएगा। तो केपलर ने कहा था आप 10 दिन का इंटरवल कहीं और लो, तो मान लो मैं 10 दिन का इंटरवल अब की बार यहां ले ले रहा हूं, तो 10 दिन में फिर से एक एरिया बनाएगा अर्थ सन के साथ। तो इन्होंने बनाया था ये दोनों एरिया इक्वल होगा। तो अब बोलोगे सर यहाँ पे 10 दिन में आपने ज्यादा क्यों चलाया, वहां तो 10 दिन में कम चलाया। तो हाँ बच्चों, एरिया इसमें ज्यादा क्यों चलाया मैंने, क्योंकि केपलर ने पहले ही बोल दिया था कि एरिया इक्वल है। अगर मैं उतना ही चलाता, मान लो इतना ही चलाता, तो क्या कभी एरिया इक्वल होता? नहीं। तो अगर केपलर की बात सही है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है कि जब सन और अर्थ एक दूसरे के पास आए, तो अर्थ की स्पीड बढ़ जाए और वो ज्यादा ये डिस्टेंस ट्रेवल करे, अदरवाइज एरिया इक्वल हो ही नहीं सकता। बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर बेटा उतना ही डिस्टेंस चलेगा तो ये वाला एरिया इसके इक्वल कभी नहीं हो सकता। तो एरिया इक्वल होता है ऐसा केपलर ने कहा था, और अगर एरिया इक्वल होता है तो अर्थ को पास आने पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े, ठीक है ना। तो इसी को केपलर ने बोला था कि डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब एक सेम टाइम इंटरवल में जो एरिया बनता है वो सेम बनता है, ठीक है ना। इसी को बच्चों एरियल वेलोसिटी भी कहते हैं, ये एरियल वेलोसिटी भी कहलाता है। ये एरियल वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट, ठीक है ना। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, ठीक। ठीक बच्चों, इसको बना लो एक बार, फिर बताते हैं न्यूटन के पास ये बात पहुंची तो क्या हुआ। न्यूटन ने इसमें फर्दर कुछ चीजें ऐड करी, वो मैं आपको बताता हूँ। अपनी नोटबुक पे लिखो, ठीक है। देखो बेटा, जल्दी से बना लो एक रफ आइडिया के लिए। यानी यहां पे इस सिचुएशन में एरिया ए एस बी विल बी इक्वल टू एरिया सी एस डी इन सेम डेल्टा टी, इन सेम डेल्टा टी, ठीक है ना। अभी इस सिचुएशन में मतलब ये दोनों एरिया सेम डेल्टा टी में इक्वल हो गए। इसी को डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट कहा था, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आपको एक इसी बात को अगर न्यूटन ने बताया क्या, देखो आगे ये बात न्यूटन तक जब पहुंची, तो न्यूटन ने इसका एक फॉर्मूला बनाया और बोला कि एक प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, एल इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसी लॉ को जब न्यूटन ने देखा तो उसको फर्दर इनहेंस करते हुए ये लिखा। इसका मतलब देखो, एल रिप्रेजेंटेशन होता है एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, एंगुलर मोमेंटम होता है मास इंटू मास ऑफ प्लेनेट इंटू स्पीड ऑफ प्लेनेट इंटू रेडियस। तो देखो बच्चों, रेडियस कम हो रहा है यहाँ पे, अगर इन तीनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर रेडियस कम होगा तो स्पीड बढ़ेगा ना। तो यही तो हो रहा है कि यहाँ जब अर्थ का रेडियस कम हो रहा है तो स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बेटा देखो, रेडियस जब ये, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक नंबर कम होगा तो दूसरे को बढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट तो उतना ही रखना है। तो बेटा उसी तरह से जब आर की वैल्यू कम होगी तो वी की वैल्यू बढ़नी पड़ेगी, अदरवाइज ये वाला चीज होगा ही नहीं। तो इसी चीज को न्यूटन ने मैथमेटिकली बोला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं। देखो, अगर एक आपसे पूछा जाए कि प्लेनेट का क्या कांस्टेंट होता है, तो प्लेनेट का स्पीड कांस्टेंट होता है क्या अपने ऑर्बिट में? एक प्लेनेट का क्या स्पीड अपने ऑर्बिट में कांस्टेंट होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बेटा? क्योंकि अभी तो बताया कि दूर जाने पे स्लो हो जा रहा है और पास आने पे फास्ट हो जा रहा है, तो स्पीड कांस्टेंट नहीं हुआ। एक प्लेनेट का रेडियस कांस्टेंट होता है क्या? नहीं होता है। आप देख रहे रेडियस चेंज हो रहा है। एक प्लेनेट का वेलोसिटी कांस्टेंट होता है क्या? तो बेटा जब स्पीड ही चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी तो होगा ही, साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। क्या एक प्लेनेट का मोमेंटम कांस्टेंट होता है? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। जब वेलोसिटी ही नहीं कांस्टेंट है तो मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो एक प्लेनेट का केवल या तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है
या तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, दोनों में से एक ऑप्शन में रहेगा। और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, क्योंकि बच्चों इसको पता रहता है कि जिसने पढ़ा नहीं होगा उसको बाहर किया जा सकता है रेस से। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कुछ भी कांस्टेंट होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता कांस्टेंट। इसीलिए जब कभी भी ग्रेविटेशन के ऊपर एमसीक्यू बनाया जाता है तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रेफरेंस में होता है टीचर के। ये वाला क्वेश्चन देना चाहिए, क्योंकि जिसको पता होगा वही बताएगा ये कांस्टेंट होता है। ठीक है ना? आगे चले। इनका तीसरा लॉ बच्चों, एंगुलर मोमेंटम हम लोग पढ़ चुके हैं ना। दो फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम, एक आई इंटू ओमेगा और एक एम वी आर। ठीक है ना? चलिए, थर्ड, लॉ ऑफ पीरियड। बच्चों ये मैथमेटिकल लॉ है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इन्होंने बताया था टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी क्या है? टी है टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड सन, जो कि अर्थ के लिए आपको अभी मैंने बताया, रिवोल्यूशन अराउंड सन। और आर क्या है बच्चों? आर है मीन रेडियस। मीन रेडियस मीन रेडियस इसका क्या मतलब है? जैसे एक बार सन और अर्थ एक दूसरे के पास आएंगे, एक बार दूर होंगे, तो ये R1, अगर मैं R1 और R2 बोलूं तो ये मीन रेडियस हो जाएगा R1 + R2/2। R1 + R2/2। ठीक है ना? तो केपलर ने बताया था, ये वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट था, जिससे अननोन प्लैनेट्स के टाइम पीरियड निकाले गए थे। जो प्लैनेट्स का हमें टाइम पीरियड नोन नहीं था उनको केपलर के इस फॉर्मूले से निकाला गया था। और ये फॉर्मूला आज भी कंपटीशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना? तो मैं आपको इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कराता हूँ। बच्चों प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है ना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू आर क्यूब। अब ये कांस्टेंट को केपलर कांस्टेंट कहते हैं। इसकी कुछ वैल्यू भी होती है जो मैं अभी भी लिखवा दे रहा हूं और आगे भी बता दूंगा। केपलर्स कांस्टेंट, ये केपलर्स कांस्टेंट है। केपलर्स कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है बच्चों के की 2 पाई अंडर रूट जी एम। और एम किसका मास होता है? जैसे अगर जिसके अबाउट घूम रहा है उसका मास होता है। जैसे अर्थ और अर्थ और प्लेनेट के केस में ये सन का मास होता है, अर्थ और सन के केस में ये सन का मास होता है। ठीक है ना? सेटेलाइट के लिए भी ये फॉर्मूला लग जाता है, तब यहाँ अर्थ का मास होता है। यहाँ पे प्लेनेट के केस में इट इज द मास ऑफ द सन, सेटेलाइट के केस में इट इज द मास ऑफ द अर्थ, जिसके अबाउट घूम रहा है उसका मास होता है। तो एक हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसी फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है ना? फाइंड द टाइम पीरियड, क्वेश्चन लिखिए बेटा, फाइंड द टाइम पीरियड of an imaginary planet. Find the time period of an imaginary planet whose mean radius, whose mean radius, find the time period of an imaginary planet whose mean radius is twice, is twice as the radius of, find the time period of an imaginary planet whose mean radius is twice as the radius of, as the radius of earth around sun, as the radius of earth around sun. Your answer will be in days, मतलब आपका दिन के टर्म में आंसर होगा। ठीक है ना? अर्थ का टाइम पीरियड आपको पता है 365 डेज, 365 ले लीजिएगा, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। और बेटा दूसरे प्लेनेट का आपको टाइम पीरियड बताना है, बस इतना बता रहा है कि मीन रेडियस अर्थ से डबल है, तो दिमाग लगाओ तुरंत निकल जाएगा। ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मीन रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ अराउंड द सन।
बच्चों कुछ आया √2 के टर्म्स में आएगा कुछ, तो छोड़ देना उसको ऐसे ही, बताया जाए। ये लिख सकते हैं 365 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इंटू आर क्यूब। तो मान लो उस प्लेनेट का टाइम पीरियड टी है, तो टी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू के इंटू 2r का होल क्यूब। इसको ऊपर रख के डिवाइड मार दो, तो इसको ऊपर रख के डिवाइड करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, T/365 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सब कुछ कट जाएगा, के से के कट जाएगा, 2r³ का एक्सपैंड करोगे इसको क्या आएगा, 8r³। तो सब कुछ कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, केवल 8 बचेगा। स्क्वायर को उधर भेज दो, √8 को क्या लिख सकते हो, 2√2। तो बच्चों यहां से 2√2 लिख सकते हो, तो T/365 इज इक्वल्स टू 2√2। अरे जिसको नहीं समझ में आएगा पूछ लेगा बस। बेटा इन दोनों को, इसको ऊपर रख के डिवाइड किया है, तो T²/365 का स्क्वायर होगा तो होल स्क्वायर लिख सकता हूं। इसको एक्सपैंड कर दिया है, 8r³ हो जाएगा। तो 8r³ के इंटू 8r³ अपॉन KR³ कट गया, 8 बचा। फिर स्क्वायर को उधर भेज दो, ये आ जाएगा। फिर बेटा टी की वैल्यू निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो कितना आएगा, 730√2 डेज। 730√2 डेज अप्रोक्सीमेटली 1088 डेज आएगा। देख लेना बाकी कैलकुलेशन है, ठीक है ना, इतना दिन आएगा, ठीक है ना। तो अगर एक प्लैनेट का हमें बस डिस्टेंस पता चल जाए तो हम उसका टाइम पीरियड बता सकते थे, ठीक है ना। अगर केपलर कांस्टेंट पता है तो भी, नहीं पता है तो भी दो प्लैनेट के मदद से निकाल सकते हैं। क्लियर है आप लोग को। चलिए बेटा अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बारे में बच्चों आपको पता होगा, बचपन में पढ़ा था एक बार, फिर भी मैं रिपीट करवा दे रहा हूं। देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाकी जिसको पता होगा ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट मास, the force of attraction between any two point mass is directly proportional, is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है ना, पता होता है, ये पता होगा, एक बार पढ़ा होगा बच्चों डायग्राम भी ऐसा कि the force of attraction between any two point mass is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between them। फॉर्मूला लिखूंगा उसमें भी वही बात होगी जो मैंने अभी आपको बोला है, ठीक है बच्चों, लिख लिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो ये दोनों प्लैनेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो बच्चों जो फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ से मुझे पता है, जो फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा वही फोर्स ये भी इसके ऊपर लगाएगा, ठीक है ना। अभी एनडीए का एक पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि दो प्लैनेट है, उनके मास का रेशियो दिया था 1:7, और बोला था कि उनके बीच उनका जो रेडियस है उसका रेशियो कुछ दिया था 1:2। मास का रेडियस, और ऐसे बता रहा हूं बस, जैसे समझो क्वेश्चन कैसे बनता है, इस फिगर को ध्यान रखना है। तो बोला था कि मास का रेडियस रेशियो है 1:7 और उनके आपस में जो रेडियस है उसका रेशियो है 1:2। तो उनके बीच में आपस में जो फोर्स लग रहा है उसके मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। ठीक है ना बच्चों, फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला होता है जी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मतलब एक दो लाइन बढ़ा के बचपन में लिखा जाता है कि पहले, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, बस ये बात याद रखना। 1:7 इज द रेशियो ऑफ M1:M2 एंड इट इज R1:R2। R1 ये रेडियस है, ये बात याद रखिए, जैसे ये प्लेनेट है तो इसका रेडियस भी तो हो सकता है ना, ये प्लेनेट है तो इसका भी तो रेडियस हो सकता है। ये आर यहाँ पे क्या है, उनके सेंटर के बीच की दूरी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बोला था, उसमें बोला था, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, मत लगाओ दिमाग, कुछ मत दिमाग लगाओ बेटा। बस ये डायग्राम में देखो, दोनों इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे ना, 1:1, कुछ भी डेटा दे मुझे क्या मतलब है।
जितने फोर्स ये इसको फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी इसके ऊपर लगाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। वो तो डेटा कंफ्यूज करने के लिए दिया था, बच्चे फंस गए सारे, कुछ ना कुछ लगा दिया। लेकिन बच्चों इन दोनों में फोर्स तो इक्वल लगे ना, चाहे मास कुछ भी हो जाए। जैसे आपको भी अर्थ अट्रैक्ट करे तो जितना फोर्स अर्थ आपके ऊपर लगा रही है उतना ही फोर्स आप भी अर्थ के ऊपर लगा रहे हैं। तो बोलोगे सर अर्थ का कुछ नहीं होता, हमारा तो बहुत कुछ हो जाता है। तो अर्थ का क्योंकि मास ज्यादा है, फोर्स लगने पर क्या इफेक्ट होगा यानी क्या एक्सेलरेशन होगा वो मास पे डिपेंड करता है, लेकिन फोर्स तो इक्वल लग ही सकता है। तो बच्चों यहाँ 1:1 होगा, बिना मतलब का ये डेटा था, कोई मतलब ही नहीं था इसका। देख रहे हो ना ये ड्राइंग, जितना फोर्स ये लगाएगा उतना फोर्स ये लगा, चाहे मास कुछ भी हो, रेडियस कुछ भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है ना, तो उसका फॉर्मूला उधर लिखा गया है बच्चों। ये कैपिटल जी क्या है आपको पता होगा, पता है क्या नाम है उसका? कैपिटल जी का नाम क्या है? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं इसको? हाँ मतलब पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम रहती है, किसी भी मीडियम में इसकी वैल्यू सेम रहती है। जैसे आप वाटर के अंदर डुबाओ इसको तो भी इसकी वैल्यू सेम रहेगी, चेंज नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो मीडियम पे डिपेंड करते हैं, लेकिन ये ऐसा कांस्टेंट होता है। जैसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि दो मास है M1 M2, इनके बीच में फोर्स लग रहा है F। बोलेगा एक ऐसी लिक्विड में डुबा दिया जिसका डेंसिटी एयर से 1 लाख टाइम्स है, या कुछ बोल देगा, कुछ वैल्यू दे देगा। तो बताओ अब नया फोर्स क्या होगा? अरे क्या होगा, सेम रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बिना मतलब के क्वेश्चन ग्रेविटेशन में बनते हैं कुछ कुछ, ठीक है ना, बहुत जगह बनता है, लेकिन आपको सावधान है। इसकी वैल्यू बता दीजिए बच्चों, बोलो। हाँ हाँ बोलो। वाह बहुत अच्छा, -11, 10⁻⁻11। बच्चों यूनिट बता दीजिए, जी की यूनिट देखो, इसका यूनिट न्यूटन होता है, देख लो एक बार, इसका यूनिट न्यूटन होता है, इसका मीटर स्क्वायर, उधर मल्टीप्लाई कर दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर। M1 M2 की यूनिट क्या होगी? केजी, डिवाइड कर दो, केजी स्क्वायर। तो बच्चों यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये इसका यूनिट होगा। इसकी सीजीएस में यूनिट में वैल्यू बताओ। अगेन क्वेश्चन एक कंपटीशन का, छोटे छोटे क्वेश्चन, ग्रेविटेशन बहुत फेवरेट टॉपिक है। इसकी वैल्यू सीजीएस में निकालो, जी की वैल्यू सीजीएस यूनिट, सीजीएस पर हम समझते हैं ना आप लोग, जैसे एसआई होता है वैसे सीजीएस होता है बच्चों। सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो न्यूटन की सीजीएस में क्या यूनिट होती है? न्यूटन तो एसआई यूनिट है ना, डाइन होती है। न्यूटन की सीजीएस में क्या है? तो न्यूटन को कन्वर्ट करो डाइन में, तो कितना होगा? 10⁻5 डाइन। तो बच्चों देखो क्या करोगे, अगर सीजीएस में बदलना है तो ये तो ऐसे ही रहने दो, न्यूटन की जगह 10⁻5 आ जाएगा। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 होता है, तो मीटर स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर। तो बच्चों अगर 100 का स्क्वायर है तो 10⁻4 लिख सकता हूं, ठीक है ना? अरे 100 का स्क्वायर 10⁻4 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और केजी, केजी है, केजी, एक केजी में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तो बेटा उसको 10⁻3 लिख सकता हूं, और फिर उसका स्क्वायर है, तो 10⁻3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6। तो ये पावर ऊपर 9 आया, नीचे -6 हो गया, -3 आया, 3 आएगा, तो 3 इसमें ऐड कर दो तो -11, 3 ऐड करोगे -8। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? मैं ऐसा करके इसलिए बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन बच्चों इसमें क्या होगा, आपको सीखने को थोड़ा सा मिलेगा, इस वजह से यहां पे क्या हो जाएगा? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ये इसका मतलब सीजीएस यूनिट होगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता हूं बच्चों, ये वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत बड़ी? हर्ष बहुत बड़ी है, पीयू हर्ष बहुत बड़ी है, बहुत छोटी है। तो बच्चों अगर 1 kg, जैसे मान लो मैंने बोला कि हर 2 मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये टेबल भी तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे ना, फिर एक दूसरे के पास क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में, ये जी वाला फैक्टर बहुत कम है। समझ रहे हो? इधर ध्यान दो, ये जी वाला फैक्टर बहुत कम है, तो जब तक बच्चों इन दोनों में से कोई मास हैवी ना हो, मैसिव ना हो, तब तक अट्रैक्शन नहीं होगा। क्योंकि इस फैक्टर को कंपनसेट भी तो करना होगा। देख लो, अगर मैं बात करूं, दो 10 kg के मास है, अगर 1 मीटर की दूरी पे रखे हुए तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा? इनके बीच में फोर्स कितना होगा? 0 क्यों होगा?
एफ की वैल्यू कितनी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 10 इंटू 10 अपॉन 1 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। देख लो फोर्स कितना आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। देख रहे हो ये फोर्स कितना, डेसिमल के बाद मुझे 9 टाइम्स 0 लिखने के बाद पहला डिजिट लिखना पड़ेगा, इतना कम फोर्स है। तो ये फोर्स जैसे हमारे पास नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में फोर्स इतना कम होता है कि फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पाते, लेकिन अगर कोई चीज नीचे गिरे तो क्योंकि अर्थ मैसिव है तो एक मास बहुत बड़ा हो जाता है। तो जब तक इन दोनों में से कोई भी एक मास बड़ा ना हो तब तक एफ का वैल्यू प्रभावी नहीं होता, इफेक्टिव नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? या दोनों भी बड़े हो तो भी चलेगा। अदरवाइज बच्चों इस तरह से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है तो फिर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसकी वैल्यू किसने खोज की थी, जी की वैल्यू किसने निकाली थी? जी की वैल्यू डिस्कवर करने वाले तो बच्चों हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश। बच्चों जी की वैल्यू सबसे पहले बताया था, आपकी पहले एनसीईआरटी बहुत अच्छी हुआ करती थी, उसके अंदर वो एक्सपेरिमेंट भी था जिससे हेनरी कैवेंडिश ने जी की वैल्यू निकाली थी। ठीक है ना, बता दें हेनरी कैवेंडिश। बच्चों इन्होंने अपने जिस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये जी की वैल्यू निकाली थी उस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया था वेइंग द अर्थ। उन्होंने बोला था कि मैं पृथ्वी को तौलने जा रहा हूं, ठीक है ना। और हेनरी ए हेनरी कैवेंडिश ने लिटरली पृथ्वी को वे कर दिया था और सबसे पहली बार अर्थ का मास भी उन्होंने ही निकाला था 6 × 10⁻24 kg। जीनियस थे ये लोग। तुम लोग क्या समझोगे इन लोग के बारे में? ये लोग जीनियस थे, ठीक है ना। 6 × 10 जेन जी जनरेशन 6 × 10⁻24 kg, समझ में ना, मास भी निकाला था। बच्चों इन्होंने जी की वैल्यू निकाली थी, ध्यान दो, इन्होंने जी की वैल्यू निकाली थी इसीलिए इनको सम्मान में उपाधि दी गई, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू हैव वेट ऑन दिस अर्थ। हाँ, ए तुम इंग्लिश पढ़ोगे मेरे से? ऐसा इनको उपाधि दिया गया कि मतलब पृथ्वी पे ऐसे पहले इंसान थे जिसका वजन निकाला गया। समझ में आया? याद रखना। अरे उपाधि दी गई थी उनको, मतलब ऑनर दिया गया था, समझ रहे हो, समाधि नहीं दी गई। ठीक है बच्चों आगे चले। याद रखना ये नाम हेनरी कैवेंडिश, क्योंकि सबको आंसर न्यूटन ही लगता है। हाँ, एंगुलर मोमेंटम से निकला है। हेनरी कैवेंडिश ने एंगुलर मोमेंटम का एक एक्सपेरिमेंट किया, मैं आपको बता दूं। चलो इधर देखो ध्यान से। डिफरेंशिएशन का काम था नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस करना, जिसमें जी की वैल्यू अगर वेरी कर रही थी हाइट की, अभी बताएंगे। देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। चलो पीयू एक क्वेश्चन बताना, ऐसे पूछ रहा हूं बस। फॉर्मूला बता, अगर किसी भी एक मास को डबल कर दिया जाए और उनके बीच में डिस्टेंस को भी, जो दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में डिस्टेंस को भी डबल कर दिया जाए, ठीक है, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा? सब लोग सोच लो फिर बताना मुझे। दो मास में से एक मास को डबल कर दिया गया और उनके बीच के डिस्टेंस को भी डबल कर दिया गया, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? शांत रहो शांत रहो। क्या होगा यदि क्या होगा? बताओ बेटा, कुछ नहीं आइडिया? बताओ आर्यन। ठीक है ना, हाफ हो जाएगा। अरे इधर ध्यान दो, G m1m2/r²। अगर किसी एक को डबल करोगे और रेडियस को डबल करोगे तो इसका स्क्वायर है ना, मतलब डिस्टेंस को डबल करोगे तो स्क्वायर है ना, तो नीचे क्या आएगा 4, तो 2 से 4 को कैंसिल करोगे तो 1/2 फिर भी बच जाएगा ना। अरे मैं डायरेक्ट कर गया क्या, लिख के बताऊं इसको? ये जब डायरेक्ट करने वाला, ऊपर 2m बढ़ा तो नीचे बेटा स्क्वायर होता है ना, तो नीचे भी अगर मान लो लीनियर होता तब तो कुछ फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन नीचे स्क्वायर है तो वो भी डबल हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आएगा अभी बाहर मेरे से मिल लेगा, मैं कर दूंगा 1 मिनट में। अभी अगर फिर भी नहीं है कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो लिखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। बोलो बोलो बोलो, क्या होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? ठीक है, सबको पता है ना बच्चों। ग्रेविटेशनल फिनोमेना में जो प्लैनेट की तरफ ऑब्जेक्ट गिरता है जिस एक्सेलरेशन से, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। इधर ध्यान दो, अब इसका डेरिवेशन। देखो इधर ध्यान से, अर्थ का रेडियस है r, इसका मास है m। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां पे है स्मॉल m, जो अर्थ के सरफेस से h हाइट पे है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, जो अर्थ के सरफेस से h हाइट पे है, ठीक है ना, ये स्मॉल m है। तो बेटा इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। फोर्स कौन लगाएगा? अर्थ लगाएगा। तो अर्थ के ऊपर भी एक फोर्स लगेगा, इक्वल फोर्स लगेगा, ठीक है ना, ये बात याद रखना है। ये फोर्स का वैल्यू क्या होगा बताओ? इस फोर्स का वैल्यू होगा जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्यों बच्चों? इस ऑब्जेक्ट के सेंटर और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर है, और ये वाला डिस्टेंस एच है। सरफेस से कितना ऊपर है? जैसे ये मार्कर है तो ये अर्थ से कितना ऊपर है, वो भी तो हाइट भी तो लेना पड़ेगा ना। तो देखो इस सिचुएशन में फोर्स इतना लगा, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ पता है सबको क्या होता है? कि बच्चों अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा, तो F इक्वल टू एम ए। तो यहां पे ए की जगह क्या लिखते हैं? जी। ए की जगह क्या लिखते हैं? जी। बाकी बात वही है, ए की जगह जी लिख दिया। एफ की वैल्यू पुट कर दो तो कितना होता है? जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। एम से एम कैंसिल हो गया, और यहां से जी की वैल्यू आ गई, कितनी आई? जी की वैल्यू आई जीएम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या हुआ तुमको? गधा गए। ठीक है बच्चों, अगर h की वैल्यू बहुत छोटी हो, इफ h इज लेस देन r, तो हम इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं? g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और इसी की वैल्यू जब अर्थ के लिए आप कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है? 9.8। हाँ मतलब ज्यादा कम हो तब। जैसे अर्थ का रेडियस कितना होता है बच्चों? अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। ये याद ही रहना चाहिए, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। ठीक है ना, याद रहना चाहिए। तो बच्चों ये एच की वैल्यू नेग्लेक्ट कब तक कर सकते हो? अप टू 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, उससे ऊपर नहीं, इसलिए लेस देन लिखा है। ठीक है ना, वहां तक आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो इसी की वैल्यू अर्थ के लिए निकल के आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो आप लोग मोशन में पढ़ते थे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? इसको आप लोग कभी फुर्सत में हो तो निकाल के खुद भी देख सकते हैं। कैसे? कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता है, एम की वैल्यू मैंने बता दिया था ना, मास ऑफ अर्थ पीछे, और रेडियस ऑफ अर्थ आपको अभी बता दिया 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर को मीटर में बदलना और फिर सॉल्व करना। लिख लो इसको, लिख लो जल्दी से लिख लो। ठीक है? हाँ हाँ बताइए। 6 × 10⁻²⁴ लिख लो। छुट्टी नहीं, अभी तो शुरू हुआ है खेल। आगे चले। वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है? वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है भाई? वेट की यूनिट क्या होती है? वेट की यूनिट होती है न्यूटन।
बच्चों ये जो अभी फोर्स लग रहा है इसको वेट ही तो कहते हैं। जो डाउनवर्ड फोर्स लगाता है दैट इज वेट। तो वेट इज द फोर्स। और मास क्या होता है? सम ऑफ एक्चुअल मैटर इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? तो मास चेंज नहीं होता है लेकिन वेट आपका चेंज होता है। वेट चेंज होता है। देखो बच्चों यहाँ पे वेट का अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m×g। कैसे होता है? तो देखो अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो ये वाला पूरा क्वांटिटी g के बराबर है कि नहीं? देखो तो फोर्स इक्वल टू कितना हो गया? m×g। तो इसी को आप लोग क्या कहते हो? वेट कहते हो। अरे सेम चीज होता है। वेट मतलब फोर्स, बस वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है। यहां से आप देखो, इसको अगर देखोगे यहाँ पे तो ये जी के बराबर हो गया। तो फोर्स इक्वल टू mg आया ना, उसी को तो आप वेट कहते हो। तो बच्चों याद रखना वेट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो आप वेट निकालते हैं अपना, वो होता है वेट जो होता है वो होता है m×g। और इसी को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो आता है Gm/r+h का होल स्क्वायर। तो वही वाला फॉर्मूला बन जाएगा Gmm/r+h का होल स्क्वायर। तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वेट फोर्स होता है। वेट फोर्स होता है। वेट का यूनिट भले आप लोग क्या करें, हम लोग ये वाला यूनिट ज्यादा यूज करेंगे mg वाला, लेकिन मैं आपको बता दूं क्लियर करने के लिए कि वही होता है, वो शॉर्ट फॉर्म में ऐसा रहता है। इसकी यूनिट न्यूटन होती है। ये कोई नहीं कहेगा आज के बाद कि मेरा वेट 60 kg है, 70 kg है। वेट केजी में नहीं हो सकता, मास हो सकता है। वेट कितना है फिर? अगर कोई कहता है कि उसका वेट 60 kg है, अगर मान लो कोई कहता है 600 न्यूटन, उसका अगर किसी का बोलता है ना कोई कि 60 kg मेरा वेट है, तो वेट नहीं मास कहता है। तो मास करने के लिए वेट निकालना होगा तो क्या करोगे? जी से मल्टीप्लाई करोगे ना। जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 10। तो आपका वेट कितना हो जाएगा? 600 न्यूटन। समझ में आया ना? किसी का वेट, किसी का अगर मास 50 kg है तो उसका वेट 500 न्यूटन होगा अर्थ पे। ठीक है? देखो इधर ध्यान से, जो मून होता है, मून का ये पता होगा, बचपन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो लिख लो। हाँ बताओ बेटा। पाउंड गाइड है लेकिन 0.6 समथिंग होता है। हाँ चेक कर लेना एक बार इंटरनेट पे। पाउंड जो सिस्टम होता है ना, वो पाउंड सिस्टम पहले यूज होता था ब्रिटेन वगैरह में, अब वो भी खत्म हो गया। तो इसीलिए उतना पॉपुलर नहीं है। 3 सिस्टम होता था, MKS, CGS, FPS, फुट पाउंड सेकेंड। ठीक ना? अब वो भी है। तो जी मून इज इक्वल टू जी जी अर्थ बाई 6। ये बात याद रखना, जी अर्थ बाई 6। ठीक है ना? चलो बेटा ध्यान से बताओ, अगर आपका मास अर्थ पे 60 kg है तो मून पे कितना होगा? अगर अगर आपका मास अर्थ पे 60 kg है तो मून पे कितना होगा हर्ष? अरे अब तो बताओ, अभी तो सामने पड़ा है ना। अभी बताया तुम कहाँ रहते हो, तुम यहाँ नहीं रहते, तुम आगे बैठा करो। अर्थ बताया ना, मून का जो जी होता है, अरे मून का भी जी निकाला जा सकता है ना फॉर्मूले में। बेटा Gm/r² होता है कि नहीं? तो यहाँ मास ऑफ मून रख दो और रेडियस ऑफ मून रख दो तो जी आ जाएगा ना मून का। अर्थ का मास 60 kg है। वेरी गुड। अरे 60 होगा ना यार, मास है वो। मास कब से बदलने लगा? मास 60 ही रहेगा चाहे तुम कहीं भी चले जाओ। समझ में आया कि नहीं? मास 60 रहेगा। ठीक है? सब मूर्ख है। बताओ इसका इसका वेट अर्थ पे कितना होगा और मून पे कितना होगा? चलो इसका वेट अर्थ पे बताओ। वेट अर्थ पे कितना होगा? 600। मून पे कितना होगा? अरे बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? बहुत अच्छा। आ रहा है ना? चलो अब गलती मत करना। चलो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग जी। अभी मैं मानस सर को बुलाता हूँ, घबराओ मत। ए तुम दोनों हटो वहां से, चलो।
ब्राइट फ्यूचर का क्या, चलो चलो अर्पिता इधर आ, हटो हटो, यहाँ बैठो यहाँ बैठो, चलो हटो हटो वहां से। अगर पीयू तुमने दोबारा यहाँ बैठोगे तुम आगे सबसे। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग जी। पहला फैक्टर लिखो बच्चों, विद हाइट। इसका डिराइवेशन होता है, करके दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं पहले। बच्चों हाइट के साथ जी की वैल्यू क्या होगी, तो अभी जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, जी का फॉर्मूला पढ़ा था जीएम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो अगर हाइट पे आप जाओगे तो जी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी ना, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो जी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो हाइट पे जाने पे जी की वैल्यू कम होती है। बच्चों इसमें तीन फॉर्मूले होते हैं, ये सबसे डिफिकल्ट है, आगे वाले इससे आसान है, तो इसी को ध्यान रखना है। तो इसके तीन फॉर्मूले होते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग, इसलिए मैं लिख रहा हूं साफ साफ, बाद में मैं प्रूफ भी कर दूंगा हर रिजल्ट को। तो जी की वैल्यू जीएम बाई आर स्क्वायर आप कब तक ले सकते हैं, केवल 20 किलोमीटर तक। देखो अब ये कोई बाउंड्री नहीं है, मैं बस समझने के लिए तुम्हारे बता रहा हूँ। अब बुक में इसको खोजने मत लग जाना कि 20 किलोमीटर, ये मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि हमारा कोई भी एयरक्राफ्ट भी उड़ता है तो 17-18 किलोमीटर तक उड़ता है। तो अप टू 20 किलोमीटर अगर हाइट है तो आप जी की वैल्यू फिक्स मान सकते हैं, और इसी को अर्थ के लिए आप 9.8 मानते हैं लगभग, ठीक है ना। लेकिन अगर सेकेंड केस में जीएच लिख रहा हूं, मतलब अब चेंज हो जाएगा। तो जीएच का एक फॉर्मूला होता है जी माइनस 2h/r। जी क्या है, जो सरफेस पे है, यानी ये वाली वैल्यू। जीएच क्या है, जो हाइट पे है। तो हाइट पे जाने पे कम हो जा रहा है ना, तो देखो माइनस लगा हुआ है टर्म, ठीक है ना। तो बच्चों ये आप तब यूज करेंगे जब एच की वैल्यू 20 से लेके, अब बोलना मत कि 20 पे क्या होगा, ये मैंने एक वेग बाउंड्री लिया है, फिक्स बाउंड्री नहीं है। एच की वैल्यू 20 किलोमीटर से लेके r/4 के बीच में हो। r/4 समझ रहे हैं आप, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो उसका बाई 4 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 1600 किलोमीटर। तो अगर हाइट 20 किलोमीटर से r/4 के बीच में है तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना। फिर लास्ट वाला फॉर्मूला, लास्ट वाला फॉर्मूला देखो बच्चों, तीसरा, ये वाला फॉर्मूला हम लोग सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल करेंगे अगर बहुत टफ कंपटीशन नहीं होगा तो, मतलब अगर बहुत टफ कंपटीशन होगा तब लास्ट वाला भी जा सकता है। तो जी एच इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई 1 + h/r का होल स्क्वायर। बच्चों इसमें कंफ्यूजन मैं बता रहा हूं आपको अपने एक्सपीरियंस से, नहीं तो आप कभी भी कोई बुक पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि कई बार ये फॉर्मूला यूज कर देगा, कई बार ये कर देगा, फिर आप बोलोगे कब कौन सा करना है। तो मैं आपको सॉर्ट आउट कर रहा हूं इसके। अगर h की वैल्यू ग्रेटर देन r/4 है तब आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा। ये g क्या है, सरफेस की वैल्यू, यानी gm/r²। ये gh क्या है, हाइट पे वैल्यू। दोनों ही केस में देखो h बढ़ेगा g घटेगा, तो कब क्या यूज करना है ये देख लो। हाँ, क्या हुआ, देखो मैं फिर बोला था ना, गधे गधे बैठे हुए हैं, मेरे को पता चल गया था, 100% मेरे को पता था गधे बने, गधे बैठे हुए। गधा कहीं का, मैंने बोला था कि ये वेग बाउंड्री बता रहा हूं, मतलब क्रिस्प नहीं है, ये तुम्हें समझने के लिए न्यूमेरिकल में क्लैरिटी के लिए बता रहा था, ठीक है। तो ये तीनों नोट कर लिया आप। अब इसके बाद बच्चों इसका प्रूफ है, डिराइवेशन है, वो करते हैं, कर लेंगे। तीनों फॉर्मूले याद है ना, मतलब 20 किलोमीटर से नीचे gm/r², 20 से r/4 के बीच में ये वाला फॉर्मूला, और अगर r/4 से ज्यादा है तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। जी क्या है, सेंटर पे, अभी जो सरफेस पे वैल्यू है वो है। तो देखो चलो प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ क्या है, तीनों फॉर्मूले एक साथ आ जाएंगे। देखो पहला तो जी की वैल्यू होती है gm/, बाइनोमियल आता है आप लोग को, चलो मैं बताता हूँ, नहीं आएगा तो बता दो, gm/r+h का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये gh मान लो, मतलब किसी हाइट पे g की वैल्यू इतनी होगी। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, gm, और यहां से r कॉमन ले लूं, अगर इसमें से r कॉमन ले लूं तो r² बाहर आ जाएगा। इसमें से अगर r कॉमन लूं तो बेटा इस ब्रैकेट से r बाहर आएगा, लेकिन स्क्वायर है तो r² बाहर आएगा। तो यहां क्या बचेगा, 1 + h/r का होल स्क्वायर बचेगा। अब देखो बच्चों, gm/r² को आप क्या लिख सकते हो, g एट सरफेस लिखते थे कि नहीं, g एट सरफेस होता था। तो अगर ये g एट सरफेस होता तो इसको मैं ऐसे लिख लूं g, अब ये समझना है gm/r² है, इसी की वैल्यू 9.8 है, ये हो जाएगा 1 + h/r का होल स्क्वायर। तो देखो सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला आ गया,
सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला आ गया, लास्ट वाले समझ में आ रहा है क्या क्या ये इसमें से आर ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो तुम्हारे कष्ट को कम करना था, नहीं तो फॉर्मूला तो ये भी सही था, बोला ऐसा क्यों बनाया, ऐसा इसलिए बनाया कि इस फॉर्मूले में हर बार आपको जी डालना पड़ता, एम डालना पड़ता, आर को मीटर में डालना पड़ता, तो आपका कैलकुलेशन लेंदी होता। इस फॉर्मूले में क्या फायदा है, जी की वैल्यू आपको पता है 1, कुछ जानने की जरूरत नहीं, एच की वैल्यू और आर की वैल्यू, अगर आर किलोमीटर में एच किलोमीटर में है तो आर भी किलोमीटर में हमें पता है, डिवाइड करोगे यूनिट का फर्क ही नहीं पड़ेगा, किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, ये फॉर्मूला कैलकुलेशन में इजी रहेगा, अदरवाइज हर सब केस के लिए ये फॉर्मूला है, लेकिन आसान बनाने के लिए ये फॉर्मूला डेवलप किया गया। अब थर्ड वाला आ गया ना बच्चों, अब इसके बाद हम लोग चलो सेकेंड वाला निकालते हैं। तो सेकेंड वाले के लिए देखो मैं लिख रहा हूं जी एच इक्वल टू जी इंटू 1 + h/r टू द पावर -2। बेटा स्क्वायर नीचे ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा कि नहीं। अब देखो एक एजम्पशन होता है 1 + x टू द पावर n, ये हो जाता है 1 + nx, कब, जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो, या लेस देन 1 भी ले सकते हो, लेकिन लेस देन 1 हो तो आप ये एजम्पशन ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद टर्म आता है n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का पावर 1 एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। तो हायर, अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो हायर टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं, अगर जो लोग बाइनोमियल पढ़े हो, अदरवाइज जो नहीं पढ़े हैं इसी में खुश रहें, और ये कंडीशन जरूर याद रखें। हायर टर्म क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, जो लोग पढ़े हैं उनके लिए, बेटा 0.5 का स्क्वायर 0.25 होता है, इसका फर्दर स्क्वायर करोगे 0.125 आएगा, तो जैसे जैसे टर्म बढ़ता जाएगा वो वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि वो 1 से कम है, तो वो नेग्लेक्ट कर देंगे। आप लोग डायरेक्ट, जिनको नहीं पता है या जो बाइनोमियल के बारे में नहीं जानते, डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ h और r में h छोटा ही होगा r से मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि ये पावर अंदर चला जाता है, ध्यान से देखो यहाँ हुआ क्या, ये वाला पावर अंदर चला गया, चला गया ना, ये -2 कहां चला जाएगा, अंदर, बाइनोमियल एक्सपेंशन से, अगर -2 अंदर चला गया बेटा तो g इंटू 1 - 2h/r, ये देखो दूसरा वाला प्रूफ हो गया, समझ रहा है ना। तो दूसरे वाले में बाइनोमियल लगता है तो कुछ इसका एजम्पशन होता है, इसीलिए उसको दूसरे नंबर पर, बाकी ये वाला फॉर्मूला किसी भी केस में लगभग सही रिजल्ट देता है, नोट कर लो। ये मैंने बहुत शॉर्ट में कराया, अगर लिखना विखना है तो लिख सकते हो, ठीक है ना, ड्राइंग वाइंग बना के कर सकते हो, लेकिन ऐसे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ तुम्हें, क्लियर हो चीजें। कम्युनिकेशन करो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लिख लिया, जल्दी करो, जल्दी करो बच्चों, हो गया। बताओ हाइट पे जाने पर, हर्ष, हाइट पे जाने पर वेट बढ़ेगा या घटेगा, जैसे मान लो आपको रॉकेट में भेज दिया तो आपका वेट बढ़ेगा या घटेगा, शांत रहो, घटेगा, क्यों, क्यों, हाँ, क्यों, क्यों क्यों हर्ष क्यों, अरे यार इन तीनों फॉर्म में देखो जी की वैल्यू कम हो रही है ना, ऊंचाई पे जाने पे जी कम होता है, इसलिए आपका वेट कम होगा, रियांश मास पे क्या फर्क पड़ेगा, ऊंचाई पे जाने में मास पे क्या फर्क पड़ेगा, सोचो सोचो, कुछ तो पढ़ना चाहिए, नहीं पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, नहीं पड़ेगा। अगला लिखो दूसरा, विद डेप्थ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो, अरे छुट्टी क्या होता है, अरे नहीं नहीं नहीं, अभी क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, if the weight of a person, if the weight of a person at earth surface is w, if the weight of a person at earth surface is w, then find his weight, if the weight of a person at earth surface is w, if the weight of a person at earth surface is w, then find his weight at h equal to r by 2, then find his weight at h equal to r by 2, बच्चों your answer will be in terms of w, चलो फटाफट फटाफट, हाँ, if the weight of a person at the earth surface is w, then find his weight
at h equal to r/2 where r is the radius of earth। ठीक है बच्चों, सरफेस पे वेट दे रखा है W है, तो h इक्वल टू r/2 पर आपको वेट निकालना है कि WH की वैल्यू क्या हो। आंसर W के फॉर्म में होगा। देखते कौन बता देता है। टाइमर। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा आंसर आ जाएगा। तीन मिनट काफी होगा, 2 मिनट काफी होगा। चलो बाकी लोग करो। एच आ रहा है, और किसी का आ रहा है? अच्छा जी कहीं चला गया। आर भी नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं, नहीं हो गया, हो गया ना, हो गया। और किस नहीं हुआ? बताओ, देखो फटाफट, देखो इधर बच्चों। अरे तुम देख लो ना, जी कितने टाइम्स हुआ, जितने टाइम्स जी होगा उतने टाइम्स डब्ल्यू होगा। शॉर्टकट की बात तो ये है। तो हम लोग क्या देख ले, जी एच कितना होगा, जी एच होगा जी अपॉन कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, लास्ट वाला। सेकेंड क्यों लगाओगे? r/2 r/4 से बड़ा है छोटा है क्या? लास्ट वाला लगेगा ना फॉर्मूला। तो उसमें क्या होगा, 1 + h की जगह क्या रख दूं, r/2 अपॉन r का होल स्क्वायर। हाँ, उसका आंसर फिर भी आ गया। यही तो कमाल है। चलो ठीक है, तो ये बच्चे ये कितना आ जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है ना, h की जगह r/2 रख दिया, r से r कैंसिल कर दिया, 3/2 का होल स्क्वायर। अगर 3/2 का होल स्क्वायर ऊपर भेज दो कितना हो जाएगा, 4/9g। दोनों तरफ mg से मल्टीप्लाई, m से मल्टीप्लाई कर दो, तो m इंटू जी एच इज इक्वल्स टू 4/9 इंटू एम जी। तो m इंटू जी क्या होगा, वेट एट सरफेस, m इंटू जी एच क्या होगा, वेट एट हाइट। WH इज इक्वल्स टू W/, अरे नहीं भी करते तो जी से पता चल गया था, इतना करने की जरूरत नहीं भी थी, लेकिन फिर भी 4/9 समझ में आ रहा है। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना, सॉल्व कर देना। चलो आगे। अगर मान लो h दिया ही नहीं हो फिर क्या करोगे? जैसे h दिया हो तब तो क्राइटेरिया बनाया था ना मैंने। अगर h ही नहीं दिया तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे फिर? क्लियर है हम जी। h नहीं दिया हो तो बीच वाला लगाना, और उससे अगर आंसर गलत आ जाए, अरे h ही तो निकालना होगा ना तब। तो मान लो बीच वाला लगाए और उससे आंसर गलत आ गया, जैसे उससे आंसर आ गया मान लो r/4 से ज्यादा, तो समझ जाना गलत है, फिर दोबारा थर्ड वाला लगाना। तो फिर बोले कि सर पहले आपने क्यों बोला ऐसा, क्योंकि ज्यादातर आंसर में सेकंड वाले से आंसर आ जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं। दूसरा लिखो, विद डेप्थ, ठीक है ना। दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग जी में विद डेप्थ। अब देखो बच्चों, कोई पर्सन है, टनल बनाया, अर्थ के अंदर चला गया, डी डेप्थ, अर्थ के अंदर चला गया, ठीक है। तो अब इसके वेट पे क्या इफेक्ट होगा ये हमें देखना है, ठीक है ना। ये पर्सन अंदर चला गया, इसके वेट पे क्या इफेक्ट होगा। तो बच्चों ये भी घटेगा, इसका वेट घटेगा, ये पर्सन अंदर आएगा ना, इसका वेट घटेगा। हाँ, क्योंकि डी फॉर डेप्थ होता है, एच फॉर हाइट होता है। क्या बताया जाए। ठीक है, क्लियर है ना।
तो बच्चों यहां जो फॉर्मूला आता है, फाइनल रिजल्ट आता है जी इंटू 1 - d/r, ये फॉर्मूला आता है। जी डी इज इक्वल्स टू, अब ये मल्टीप्लाई मत कर देना कोई, ये जी इंटू डी है ये, अरे नीचे लिखा है सबस्क्रिप्ट में, क्या पता कितने धुरंधर बैठे हो। मैं मैं एक क्लास में न्यूमेरिकल करा रहा था, तो WH/W निकलवा रहा था अभी पिछले क्वेश्चन में, एक बच्चे ने W काट दिया। भाई साहब, अब देखो ये घटता क्यों है, सुनो एक बार ध्यान से। बच्चों यहाँ लॉजिक ये है कि जी का फॉर्मूला ये होता है ना, GM/R², तो यहाँ आर कम हो रहा है ना, तो जी को तो बढ़ना चाहिए। अरे लॉजिक समझो इसमें, बच्चों आर कम हो रहा है तो जी बढ़ना चाहिए ना, फिर भी जी कम क्यों हो रहा है? ठीक है ना, यहाँ पे देख लो जी कम हो रहा है, तो कम क्यों हो रहा है बच्चों? तो अब की बार देखो, ये क्वेश्चन तुमसे कोई पूछ सकता है कि एच बढ़ने पर तो समझ में आता था डिनोमिनेटर बढ़ रहा था, तो जी की वैल्यू घट रही थी, लेकिन जब सेकेंड केस में देखोगे तो डिनोमिनेटर कम हो रहा है, जब वो अंदर जा रहा है तो रेडियस कम हो रहा है ना उसका, तो इफेक्टिव रेडियस उसका ये वाला बच रहा है। तो जब रेडियस कम हो रहा है तो उसका जी बढ़ना चाहिए, जी कम क्यों हो गया बच्चों? क्योंकि जो इफेक्टिव मास इसको अट्रैक्ट कर रही थी वो कम हो गया। पहले इसको इतना बड़ा मास अट्रैक्ट कर रहा था, अब ये जो सर्कल के अंदर आएगा उतना ही मास अट्रैक्ट करेगा, तो अंदर जाने पे रेडियस तो कम होता है लेकिन मास भी कम होता है, इसकी वजह से जी की वैल्यू कम होती है। कौन सा मास? इफेक्टिव मास जो इसको पुल करेगा उसकी वैल्यू कम होती है। समझ में आया ना? तो मास डिक्रीज होता है, इस वजह से ये क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे कि आर घट रहा है फिर भी क्यों जी बढ़ नहीं रहा है, तो उसका आंसर है क्योंकि इफेक्टिव मास कम होता है, इफेक्टिव मास डिक्रीजेस। तो बच्चों देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आराम से कर लेंगे। हम लोग को क्या करना है, इसका हमें जी डी निकालना है, तो जी डी विल बी इक्वल टू जी इंटू एम डैश अपॉन R - d² बच्चों देखो जीएम डैश कौन सा मास है? ये वाला मास है, ये वाला मास जो है वो एम डैश है, अर्थ का टोटल मास जो है वो एम है, ठीक है ना? क्लियर है ना? अर्थ का टोटल मास एम है लेकिन ये वाला मास एम डैश है, तो इस फॉर्मूले में एम डैश पड़ेगा, क्योंकि जो इफेक्टिव मास इसके ऊपर जी लगा रहा है वो एम डैश है ना कि एम है। तो कैसे निकाले? तो बच्चों यहाँ पे आपको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो इधर ध्यान से, डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, पता है सबको? डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। और डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होता है, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होता है, ठीक है ना? तो बच्चों इसका अगर यहां पे मैं फॉर्मूला लगाऊं तो कितना होगा? M/4/3 πr³ बच्चों सबको पता है स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr। तो यहाँ पे ये मैंने क्या निकाला? डेंसिटी। तो डेंसिटी बताता है बच्चों कि यूनिट वॉल्यूम का कितना मास होगा। डेंसिटी क्या बताता है? यूनिट वॉल्यूम का कितना मास होगा। तो बच्चों इस वाले वॉल्यूम में कितना मास होगा, तो ये वाला वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं, तो एम डैश निकालना होगा, तो एम डैश क्या होगा? रो इंटू बच्चों ये वाला वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो बच्चों देखो यहां से इसका रेडियस कितना है, ये जो बना है सर्कल इसका रेडियस कितना है बता सकता है कोई? पता नहीं रेडियस इसका कितना है? R - d है, इसका रेडियस कितना है? R - d। बेटा यहां से यहां तक R है, या यहाँ इसमें देख लो, यहां से यहां तक R है, यहां से यहां तक D है, तो ये कितना बचा? R - d। तो अब रो इंटू R - 4/3 पाई, देखो ध्यान से समझना, ये 4/3 पाई इंटू R - d का होल क्यूब। बात समझ में आ रहा है बच्चों? ये क्या किया है मैंने? इस स्फेयर का वॉल्यूम निकाला है जो येलो कलर से बनाया है, तो इस स्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 πr³ तो इसका आर कितना है? R - d का होल क्यूब। और डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास होता है। तो बच्चों मैंने ऐसा माना है कि अर्थ हर जगह यूनिफॉर्मली उसका डेंसिटी है, उसका डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्म है, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा मान लिया है मैंने। तो बच्चों अब क्या करोगे? रो की वैल्यू पुट कर दो, रो की वैल्यू पुट करो, तो रो की वैल्यू पुट करोगे तो एम डैश कितना आएगा? एम डैश विल बी इक्वल टू रो इंटू, रो की वैल्यू पुट करो, रो है M/4/3 पाई इंटू आर माइनस, सॉरी 4/3 पाई भी लिखना पड़ेगा, 4/3 पाई
आर माइनस डी का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल कर दो, कर दिया। तो यहां से बचेगा क्या, यहां से बचेगा इसका मास m बचेगा, यहां से नीचे आर क्यूब बचेगा, यहाँ आर माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर क्यूब बचेगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है ना, डेंसिटी निकाला, डेंसिटी क्यों निकाला, क्योंकि ये छोटा वाला मास निकालना था, छोटे वाले का मास निकालना था। रटो मत, रटो मत, समझो, नहीं तो फिर होगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, क्लियर है ये। अब इसकी वैल्यू को उठा के पुट कर दो, कहां पुट करोगे, जीडी वाले में। तो जल्दी से नोट कर लो इतना, फिर तो देखो जिसको पता था डायरेक्ट हम मैं ये वाला लिखता, लेकिन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके डायरेक्ट, बस ये आखिरी कर लो फिर छोड़ देंगे। तो यहां से जीडी इधर कर रहा हूं मैं, यहां से जीडी कितना हो जाएगा, जीडी हो जाएगा जी एम डैश कितना आया, एम इंटू आर माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर क्यूब, दिस डिवाइडेड बाई आर माइनस डी का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये कैंसिल करो तो ये पावर 1 बचेगा ऊपर, आर माइनस डी का होल स्क्वायर है तो पावर 1 बचेगा, तो पावर 1 बचेगा, ये 1 बचेगा बस, क्योंकि स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो जी डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा जीएम अपॉन आर क्यूब इंटू आर माइनस डी, होगा जीएम अपॉन आर क्यूब इंटू आर माइनस डी। अब जानबूझ के बेटा इसको मुझे जीएम आर स्क्वायर बनाना है, बस छोड़ दो, जीएम आर स्क्वायर बनाना है। तो जीएम आर स्क्वायर बनाने के लिए एक आर अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अरे ध्यान से देखो इस स्टेप को, बेटा मुझे इसे जीएम बाई आर स्क्वायर बनाना है, क्योंकि स्मॉल जी के इक्वल होगा वो। तो इस आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अरे इसको लिख सकता हूं ना, जीएम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर, तो जीएम बाई आर स्क्वायर स्मॉल जी हो जाएगा, एक आर जो बचा है अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस डी बाई आर, ये डायरेक्ट हो जाएगा G1 माइनस डी बाई आर। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, बेटा जीएम बाई आर स्क्वायर इसमें से निकाल लो, तो नीचे 1/r बच जाएगा, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आर से मल्टीप्लाई होगा तो आर बाई आर 1 हो जाएगा, और डी बाई आर क्या हो जाएगा माइनस डी बाई आर हो जाएगा, तो 1 माइनस डी बाई आर, तो वो जो प्रूफ करना था ऊपर हो गया। अर्थ के सेंटर पे जीडी का वैल्यू कितना होगा, डी कितना वैल्यू होगा जीडी का, अर्थ के सेंटर पे कितना होगा जी का वैल्यू, बताओ। डायग्राम देखो बच्चों, अर्थ के सेंटर पे जाओगे तो डी डिस्टेंस ऊपर से लिया गया है, तो अर्थ के सेंटर पे जाओगे तो डी विल बी इक्वल टू आर ना, तो डी विल बी इक्वल टू आर, तो 1 माइनस आर बाई आर कितना आएगा 0। तो अर्थ के सेंटर पे आपका वेट कितना होगा 0, अगर आप पहुंच पाए तो। ठीक है ना, बस ये दो याद रखना, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल करेंगे, जल्दी खत्म होगा ये चैप्टर बाकी चैप्टर की तुलना में। लेकिन ये बहुत आसान चैप्टर है, एक बार समझ लो बहुत आसान है। ठीक है ना, ये सब थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, इनको ध्यान दो, रटो मत नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आसान है बहुत, एक बार समझ लो इनको बस, कुछ नहीं समझ में आएगा तो मेरे को बता देना। ठीक है ना, चलो केमिस्ट्री क्लास उस वाले क्लास।